जी। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनकी शिक्षाओं पर और उनके द्वारा किए कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आज जो दलित नेतृत्व है या जो भी देश में नेतृत्व है जो उनका नाम लेकर के और देश को चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वो नेतृत्व, चाहे वो दलित नेतृत्व हो या दूसरा नेतृत्व हो, जो भी हो, जो हमारे आगेवान नेता हैं, जो देश को के कर्णधार हैं, जो देश को आगे चला रहे हैं, क्या वो उनकी शिक्षाओं पर, उनके कदमों, उनके जो मार्गदर्शन उन्होंने किया उसके ऊपर चल रहे हैं या सिर्फ पूजा पद्धति ही अपनाई जा रही है। क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए थे। 1926 में मनुस्मृति जलाई थी। 1928 में महाड़ आंदोलन किया था, जो पानी भरने नहीं देते थे दलितों को, उन सबको तालाब पर ले जा करके पानी भरने का जो काम किया था। उन्होंने मजदूरों और किसानों के संगठन बनाए थे और उनकी पैरवी की थी या उनके आंदोलन किए थे। तो उन्होंने संविधान बनाया था। देश का संविधान तो सबसे बड़ा काम था उनका, जो आज तक संविधान हमारे को जो है उसी पर हम चर्चा करते हैं, चल रहे हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि वो संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन नाम उसका लेते हैं सारे लोग। और पूरा दलित साहित्य, जो बाबा साहब जो है सावरकर के खिलाफ थे, आरएसएस के खिलाफ थे, लेकिन आज क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हमको चर्चा करना जरूरी है। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है। डॉक्टर कुसुम मेघवाल हैं, जो शिक्षा शास्त्री, मतलब काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और दलित साहित्य पर इनका काफ़ी कमांड है। काफ़ी किताबें लिखी हैं इन्होंने और कुछ कंट्रोवर्शियल किताबें भी हैं इनकी, लेकिन बाबा साहब के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। पीएस खींची साहब हैं, जो बैंक के एम्प्लॉय थे, ऑल इंडिया एसबीआई के अफसर रहे, नेता रहे वहाँ पर, और कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर ये कई वो जो इनका एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी भी रहे। हमारे साथ रामचंद्र पालीवाल जी हैं, सॉरी रामचंद्र सालवी साहब हैं, जो बैंक में, ग्रामीण बैंक में सर्विस करते थे और मैनेजर थे शायद वहाँ पे, और ट्रेड यूनियन में भी काम किया आपने, और अंबेडकर साहित्य पे, अंबेडकर के ऊपर भी आपने काम किया। कई अंबेडकर समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संपादक प्रोफेसर चंडालिया हैं, हेमेंद्र चंडालिया, जो श्रमजीवी कॉलेज में पहले प्रोफेसर हुआ करते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में तो लिखते ही हैं खैर। तो और मैं हिम्मत सेठ। मैं तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है मेरा, मैंने आप सबको इनको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप इनसे ही इन सारी बातों पर जो मैंने प्रश्न खड़े किए या जो बातें हमने कही है कि इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, और इसका जो संचालन है वो प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया करेंगे। और ये तीनों चारों जने, पांचों जने हम जो है लगभग आधा घंटा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले किसी को बुलाऊं उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसका कारण ये है
कि सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमें प्रोत्साहन देता है। और हम जो विषय लेते हैं वो बहुत गंभीर विषय हैं, इनके ऊपर बहुत कम चर्चाएं होती है और गासिप हम नहीं करते हैं। तो इसलिए इन गंभीर विषयों पर बात करने के लिए हम जब आते हैं तो आपको भी मतलब इसको लाइक करना दायित्व बन जाता है और सब्सक्राइब करना। मैं हेमेंद्र चंडालिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो इसके क्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सेठ साहब। सभी मित्रों का स्वागत है इस चैनल पर, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच इतने वरिष्ठ विचारक, लेखक, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट सभी साथी हैं, और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। खासतौर से उन सवालों पर बात करने के लिए जो इस समय देश की राजनीति में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। पिछले लगभग 1-1.5 साल से तो ये सवाल बहुत प्रमुखता से इसलिए भी उठे हैं क्योंकि पूरी देश की राजनीति मनुवाद और संविधान के 2 वैचारिक ध्रुवों में बंट गई है। और राहुल गांधी जी ने देश के संसद में भी संविधान की प्रति उठा करके, उनकी यात्राओं में भी संविधान की प्रति को साथ में रख करके ये सबूत देने की कोशिश की है कि वे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के विचारों को मानने वाले हैं, जबकि दूसरी ओर सांप्रदायिकता और कठपुतलावाद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं। तो मैं बातचीत सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी से। वे बहुत प्रख्यात लेखिका हैं, देश की एक वरिष्ठ दलित लेखिका हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से सेवानिवृत्त हैं, और अनेक रचनाएं आपकी पुस्तकों के रूप में हमारे बीच है। तो उनसे ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वे डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को आज के संदर्भ में किस तरह देखती हैं। डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी। सबसे पहले तो मैं सेठ साहब और चंडालिया साहब को धन्यवाद देती हूँ कि जब से कल जैसे बोला था सेठ साहब ने, कहा इन विषय पे बात करने वाले लोग तो मिलते ही नहीं। तो चलो एक युवा का आज मुझे कुछ, अरे मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल से सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ लोग हैं जिस पे बात करते हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है, इसको वापस आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने इसमें क्वेश्चन उठाए हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की जो शिक्षाएँ हैं या उन्होंने जो कहा, तो वो शिक्षाएं आज कोई नहीं मान रहा। जैसे नेताजी की बात आपने की, एक भी नेता बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चल रहा। अगर नेता लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलते तो उन्होंने जो सपना देखा था भारत का, किस तरह समानता, भारत का संविधान जो कहता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, तो आज तो उसमें से 1% भी तो नहीं है ना। तो आज बाबा साहब के रास्ते पे चल कौन रहा है, संविधान पे चल कौन रहा है? ये सब नेता लोग कसम खाते हैं संविधान की, काम करते हैं उल्टे। तो ये अगर बाबा साहब को रियल में अगर मानते तो आज अपने देश की हालत दूसरी होती। आज देश की हालत क्या हो रही है? जो देश का सबसे बड़ा अपना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा जज है, आप देखिए बात, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। ये कौन सा आपका लोकतंत्र है? तो ये चीज़ है कि ये किसकी देन है? ये जो देन है, ये जो आप बोल रहे हैं ये आरएसएस वगैरह, ये भी मनुवादी ताकतें इसी में लगी हुई कि किसी तरह बाबा साहब को भी खत्म किया जाए, संविधान को खत्म किया जाए। आप देखिए नया मुद्दा उठा दिया कि भीमराव निर्माता, तो तुम 75 साल तक कहाँ चले गए थे? 75 साल तक नींद नहीं उड़ी। लेकिन अब क्योंकि पूरे भारत पे इन्होंने, फांसीवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया है, जो चाहे जो हो रहा है। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, संविधान की धाराओं से कोई मतलब नहीं है, इनका हर काम संविधान के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन इनके विरुद्ध कोई बोलता नहीं है, क्योंकि नेता लोग तो सब दबे हुए हैं कि किसी का टिकट कट जाएगा, वो कट जाएगा। अरे अभी 131 वहाँ पर है जो एमपी बैठे हैं, और एमपी थे, एमएलए तो दुनिया भर के हैं। लेकिन बाबा साहब को किसी ने ध्यान से पढ़ा नहीं है। अगर बाबा साहब को जो शुरू से अंत तक उनके जीवन की कठिनाइयों को, उनके त्याग बलिदानों को, उनके साथ हुए अपमानों को अगर रियल दिल से कोई पढ़ लेता है ना, तो वो कभी क्रांतिकारी हुए बिना रह नहीं सकता। लेकिन आज सब लोग नारे लगाते हैं जय भीम जय भीम, लेकिन जय भीम ने जो कहा है वो करते नहीं है। तो नारे लगाना आसान है, लेकिन बाबा साहब का रास्ता तो तलवार पे चलने जैसा लाएंगे। लेकिन हमारे लोग क्या है,
लेने की सोचते, देने की नहीं। अरे बाबा साहब का रास्ता देने का, तन मन धन दो और उसके बाद सोचो। लेकिन उस रास्ते पे चलने 22 प्रतिज्ञा आप पढ़िए, कोई नहीं चलता उसके ऊपर, जय भीम करते रहते हैं। 22 प्रतिज्ञा क्या, ये तो पढ़ो पहले। जो अभी सेठ साहब ने बताया कितने संघर्ष किए, पीने के पानी के लिए संघर्ष किया, मंदिर में जाने के लिए, तो वो की वो चीजें आज भी तो है। आज हम नहीं सुन रहे, गांव में घोड़े पर नहीं बैठने देते हैं, मंदिरों में कोई कहे तो थूक चटवाते हैं, कोई पेशाब पिला रहा है। क्या तरीका है ये? कौन सा देश है? हम कौन से देश में रह रहे हैं? शर्म आती है ये सब सुन के, पढ़ते हुए। तो ये जो चीज़ है, जो संविधान में जब आपको सब कुछ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सबसे बड़ा निचोड़ निचोड़ संविधान के प्रेमबल में है। अगर संविधान के प्रेमबल को हम ध्यान से पढ़े और रियल में अगर हम देश, आज लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र नाम कोई चीज़ ही नहीं है। आज हमारी अभिव्यक्ति क्षमता खत्म कर दिया। आप कुछ लिखोगे जेल में जाओगे, बोलोगे जेल में जाओगे। क्या तरीका है ये? तो कहाँ संविधान है और कहाँ बाबा साहब है? बाबा साहब ने देश को सामने रखा। बाबा साहब के साथ कितने अन्याय अत्याचार हुए, कितना अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने उसका बदला नहीं लिया। उन्होंने संविधान में उनको भी वो सब अधिकार दिए जो आम नागरिकों को दिए। लेकिन ये सब चीज़ें क्या, सबसे बड़ी बात उनको ध्यान से पढ़ने की है। अगर ध्यान से पढ़ते नहीं और बाबा साहब की शिक्षाओं को जीवन में उतारना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे कोई जाते नहीं है, बौद्ध धर्म के नाम से ही घबराते। आज मुझे तो ज़्यादा लोग हमारे सम्मेलन इसलिए नहीं बुलाते कि बाबा साहब से शुरू करेगी, बुद्ध पे खत्म करेगी। अरे तुम लोग बाबा साहब की रोटी खा रहे हो भाई, तुम्हारी जबान, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा मकान, तुम्हारी नौकरियां सब बाबा साहब को, तो तुम डरते क्यों? किस बात से? तो बाबा साहब इतने महान थे तो उन्होंने आखिर क्यों छोड़ा? किस अपमान के कारण छोड़ा? क्या तुम्हें जानवरों जैसी हालत थी, गले में हांडी बांधते, पीठ पे झाड़ू बांधते, वो हालत से छुड़ा के लाया, तुम्हें इंसान बनाया, और आज उनको अपनाने से तुम घबराते हो, नाम से घबराते हो। तो ये बहुत सी चीज़ें बातें हैं कि आपका तो आधे घंटे में सब लोग बोले कि मैं अपना ही नहीं, लेकिन ये तो विषय बहुत बड़ा है। और जो चाहते थे असल में, फाइनल एक ही बात, बाबा साहब जैसा चाहते थे, जैसा संविधान हमें दिया, न तो बाबा साहब के विचारों पे चल रहा है कोई, न देश के संविधान पे चल रहे, लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, हम सब देख रहे हैं, तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो अगर अपन मिलके भी अगर मान लो इस तरह का कोई मूवमेंट अपने उदयपुर से, सब जगह देखिए वकील हड़ताल पर चल रहे, लेकिन उदयपुर में जज साहब के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ, गवी साहब सब जगह तख्तियाँ लेके निकल रहे। उदयपुर में ऐसा कोई माहौल नहीं बना क्योंकि यहाँ वो जागृति नहीं है। यहाँ खाली, दूसरी सही बात, जातिवादी संगठन ज़्यादा है, सब लोग अपने अपने जाति को महत्व देते हैं, जबकि बाबा साहब का एक वाक्य था कि जातिगत संगठन मत बनाना, जातिगत संगठन बनाना मनुवाद के पक्ष में जाएगा, और वही हो रहा है। हर एक टुकड़े टुकड़े हो गए ना, सबके अलग अलग जातियों के संगठन है। तो ये सामूहिक रूप से जांच होना चाहिए, जिसका विरोध उदयपुर में भी होना चाहिए था कि ये केवल गवी साहब पे हमला नहीं है, ये संविधान पे हमला है, ये देश पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है। ऐसा कोई भी एक माहौल अभी तक उदयपुर में इतना बड़ा के मूवमेंट नहीं हुआ है। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। मरुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात के साथ आपने अपने इस वक्तव्य को समाप्त किया कि बाबा साहब ने जातिगत संगठनों को बनाने का निषेध किया और ये कहा कि इससे मनुवाद को ही फायदा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक बड़ी बहस का हिस्सा भी है कि भारत के समाजशास्त्रियों में ये बहस रही है कि वर्ण और वर्ग, उनके बीच में क्या संबंध होने चाहिए। तो जो वर्गीय दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो निम्न वर्ग है वो काफ़ी हद तक भारत में जो निम्न वर्ण है उसके साथ ओवरलैप करता है, यानी अधिकांश जिनको हमने निम्न जातियां कहा वो आर्थिक रूप से भी विपन्न है, निम्न वर्ग का हिस्सा है। तो वर्गीय आधार पर बाबा साहब ने देख करके समाज को संगठित होने की बात कही और ये कहा कि जातियों में जो विभाजन है वो ठीक नहीं है। डॉक्टर लोहिया भी जाति तोड़ने की बात कहते थे और उन्होंने भी पूरे समाज की एकजुटता की बात की। और जैसा डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी ने कहा कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आदर्श थे, न्याय, बंधुता, उन्हीं को लेकर के बाबा साहब भी अपनी विचारधारा को उन्होंने रखा। कॉमरेड खींची साहब बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के लीडर भी रहे और सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक हैं। बहुत सालों तक आपने संघर्ष किया है कर्मचारी वर्ग के साथ और बाबा साहब के विचारों को लेकर के आपने काफ़ी चिंतन मनन किया है। आपसे सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो
इस समय का राजनीतिक नेतृत्व है, खासतौर से एनडीए गवर्नमेंट जो देश के लेवल पर जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकारें भी हैं, वे भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती हैं। लेकिन जो नीतियां हैं, खासतौर से आर्थिक नीतियां हैं, आपने अर्थशास्त्र को काफ़ी अच्छे से देखा है, जो निजीकरण और व्यावसायीकरण हो रहा है, बैंक्स का भी हो रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी हो रहा है, तो आरक्षण तो लगभग एक तरह से आरएसएस और बीजेपी के निशाने पर है। वो उसको किसी न किसी रूप में समाप्त करना चाहते हैं और निजीकरण उसी की दिशा में एक कदम है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चिंतन था, खास तौर से जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय दिलाने का, क्या आज के समय में किसी और नए आंदोलन की आवश्यकता है जो कि सरकार की नीतियों को बदलने की दिशा में काम कर सके? खींची साहब। कार्यक्रम आयोजन के लिए महावीर समता संदेश के हिम्मत जी सर और चंडेला साहब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं ट्रेड यूनियन के साथ में ही अंबेडकर मिशन के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं, तो आज हम जो बात करेंगे, मैं क्योंकि एससी वर्ग से तो हुई हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का अगर हम जीवन देखें तो एक हिंदुस्तान की एक जो सामाजिक विषमताओं के साथ में उनका जन्म हुआ, तो एक अंधेरे में उजाले की किरण के रूप में इस देश के अंदर एक चमक आई। उन्होंने बुद्ध का उन्हें ज्ञान मिला, महावीर का समता संदेश, और गुरु के रूप में उन्होंने ज्योतिबा फूले का ज्ञान मिला। तो इन सब परिस्थितियों को और इन सब के दार्शनिक जीवन को उन्होंने समझकर, क्योंकि दुनिया के अंदर भी जैसे कि बताया कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, आपके रशिया के अंदर भी क्रांति हुई थी, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भी रंगभेद की नीतियों के विरुद्ध उस देश के अंदर बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। तो हमारे यहाँ जात पात, छुआछूत और एक सामाजिक विषमताओं के साथ में बाबा साहब ने जो देखा था उसको परिवर्तन करने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। मैं साइमन कमीशन की बात करता हूं कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय इन अधिकारों के लिए हमें उस साइमन कमीशन का बाबा साहब ने स्वागत भी किया और उसके अंदर हमारी दलितों के उत्थान के लिए मांग भी रखी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जॉर्ज पंचम और तात्कालिक प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड के साथ में जब ये विचार किया गया तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की परिणति हुई। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाबा साहब गए थे, लेकिन महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो वो सम्मेलन सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा सम्मेलन जब आयोजित किया गया था उसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि दलितों के उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए बताना चाहता हूं कि जो इतिहास की कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसमें हमें तीसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले ही 16 अगस्त 1920 को कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा हुई थी उसके अंदर 2 वोट का अधिकार दिया गया था, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल और अलग से एक कॉन्स्टिट्यूंसी एससी के लिए बनाई गई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने यशोधरा जेल के अंदर अनशन कर दिया था, तो उसके लिए ये दोनों अधिकार हमने छोड़ दिए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के साथ में ही ये समझौता किया कि विधायिका के अंदर, शिक्षा के अंदर, नौकरी के अंदर हमें आरक्षण मिलेगा। उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की। ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 है वो भी बाबा साहब का रोल है। इसके अलावा भी कई मजदूरों के जो है अधिकार अधिनियम वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हम आते हैं 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं।
तो जब संविधान की स्थापना हो रही थी तो बाबा साहब ने एक ही चीज़ कही कि राजनीतिक अधिकार तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जो आज तक हम इन राजनीतिक सियासत के बीच में हम लड़ रहे हैं। SC ST इसके लिए आंदोलन कर रही है। उस समय उन्होंने सन 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल रखा था, जिसमें नारी उत्थान और बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ा विवरण है, जिसमें आपने कुसुम जी ने भी एक किताब लिखी, मैंने पढ़ा था। तो उसमें हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की नारी उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए उन्होंने जो लिखा था हिंदू कोड बिल में, वो उस समय तात्कालिक सरकार नेहरू ने उसको असहमति व्यक्त कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी पास हुए। आज की तारीख में कई कानून पास हुए। हम जब बात करते हैं आगे चल के, विषय बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं बताऊंगा। जब हमारा संविधान बना, संविधान के अंदर हमारा एक व्यवस्था थी कि भाई हम एक सामाजिक जो हमारा संवैधानिक संरचना थी उसको कैपिटलिज्म के अंदर बदल गया था, पूंजीवाद के अंदर, और निजीकरण का दौर चला आया था। और निजीकरण के लिए मैं लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से ट्रेड यूनियन काउंसिल का कोऑर्डिनेटर उदयपुर हूँ, जो राष्ट्र की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन है हिंदुस्तान की। जब भी आह्वान होता है उसमें किसान भी आ गए, दलित भी आ गए, और मजदूर लोगों की भी उसमें मांग है। तो ये आंदोलन जो हम करते हैं ये बाबा साहब के दिए हुए ट्रेड यूनियन अधिकारों के तहत भी है। तो हम उन अधिकारों के लिए जब बात करते हैं, धीरे धीरे हमारा, देखिए संसदीय इतिहास में 1997 के अंदर 50 सालों के इतिहास में कभी विनिवेशन मंत्रालय नहीं था, लेकिन इन सरकारों ने, NDA सरकार ने विनिवेशन मंत्रालय लाके धीरे धीरे ये सारे पब्लिक सेक्टर जितने थे उनको निजीकरण के अंदर बदलने की उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। और आज हिंदुस्तान के अंदर ये हो गया है, आपने देखा होगा, धरती आकाश पाताल सब चीज़ों का इन्होंने निजीकरण कर दिया गया है। जो सारे ही कैपिटलिज्म जो है इनके गिने चुने, उनको सबको ये दिए जा रहे हैं। चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे आपके जैसे एयर इंडिया वापस महाराजा को महाराज थे जो उनको वापस दे दिया था टाटा को, टाटा साहब। और माइनिंग के सेक्टर में आपको कई सारी ऐसी माइनिंग है जो अडानी ग्रुप को दे दी गई है। तो इस तरह से जो चंद कैपिटल लोगों के हाथ में इस तरह से अगर जाता है, तो अगर जब पूंजी का कहीं केंद्रीकरण होगा तो निश्चित ही इस देश के अंदर आर्थिक विषमताएं आएगी। और मतलब एक अगर आज़ादी और स्वतंत्रता एक साथ नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान के अंदर विषमताओं का एक कोलाहल बना रहेगा, जिसके लिए किसी भी सियासत को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और ये धीरे धीरे चल के देश के अंदर विषम परिस्थितियों में बदलता हुआ जा रहा है। तो अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक समतामूलक, महावीर का समता संदेश जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके कहा था कि जब देश के अंदर या किसी भी दुनिया के अंदर अगर आपको जब तक समतामूलक संदेश नहीं होगा तब तक उस देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा रहेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सबका विकास होना चाहिए। दलित 40 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या है, अगर इसका विकास ना हो के अगर आप किसी देश के लिए बहुत आगे परिकल्पना करते हो कि ये देश बहुत आगे जाएगा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर जो बजट दिया जाता है हर वर्ष कि भाई दलितों के उत्थान के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए जो बजट दिया जाता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो फंड प्रॉपर रूप से इन पे खर्च नहीं किया जाता है। तो ऐसा आज भी शिक्षा के, हम बाबा साहब के मिशन के अनुसार शिक्षित बने। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित भी बन गए और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है हम आज भी बिखरे हुए हैं कई पार्टियों के अंदर। इसलिए हमें आज भी जो सत्ता मिलनी चाहिए, जो दलितों के साथ में वास्तविक जो एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो वो हमें प्राप्त नहीं है। और जब तक हमें सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी तब तक हमारा विकास असंभव है। इसी के साथ में धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
धन्यवाद खींची साहब। बहुत ही विस्तार से आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को लेकर के, और आज की परिस्थितियों में आपने ये कहा कि उनका जो नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो अभी तो शिक्षा पर ही सीधा हमला है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार शिक्षा का निजीकरण करके, व्यवसायीकरण करके और भगवाकरण करके जो मूल उद्देश्य हैं शिक्षा के, उनको ही समाप्त करने पर तुली। अब कॉमरेड रामचंद्र जी सालवी साहब से हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं उनको हम बाबा साहब के सिद्धांतों की दृष्टि से कैसे विश्लेषण उनका कर सकते हैं। दो बातें प्रमुखता से हमारे सामने हैं। एक आर्थिक विषमता की, जो खींची साहब ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था के आते ही लगातार आर्थिक विषमता बढ़ी है। ये कहा गया कि जब आर्थिक समानता आएगी या दलितों के आर्थिक उत्थान की स्थिति पैदा होगी तो संभवतया उनको सामाजिक न्याय भी मिल पाएगा। लेकिन दो उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी हो जाए, तब भी उनके साथ सामाजिक भेदभाव की परिस्थितियां इस देश में अभी कायम है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, जो कि लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे। शेड्यूल 6 संविधान में प्रावधान है कि जहां जनजाति के लोग बहुलता में हैं उनको यह विशेष अधिकार उनको दिया जाए, और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की बात भी वो कह रहे थे, जो कि खुद एनडीए के अपने मैनिफेस्टो में था उस समय जब चुनाव हुए। तो उनको गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं आमंत्रित किया गया, जबकि वो देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, उनका वहाँ होना लाजमी था। तो कई लोगों का और समीक्षकों का ये आकलन है कि क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं तो उनको मनुवादियों ने उस अवसर से वंचित करने का काम किया। मंदिर में नहीं जाना। अयोध्या के मंदिर की बात भी है, पर मैं उसका इसलिए उल्लेख नहीं करना चाहूँगा कि मंदिर हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए संविधान और संसद ही मंदिर है, तो वहाँ कम से कम राष्ट्रपति का होना आवश्यक था। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि इस समय जो सत्ता में लोग हैं वे न तो भारतीय संविधान को मानते हैं, न डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। कहने को वो ऊपरी तौर पर चाहे उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। और इस समय आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो शायद आपको लगे विचित्र सा भी, कि क्या पूरे देश के दलित समुदाय के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक दल की आवश्यकता है? क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल जो शासन में रहे हों, उन्होंने जैसा दिखता है वैसा न्याय इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ नहीं किया है। बांसवाड़ा में अभी तक रेल नहीं पहुंची। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो आप इस दृष्टि से कैसे देखते हैं? आप स्वयं एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं और आपने व्यावहारिक राजनीति को भी देखा है, तो क्या ये सोचा जाना चाहिए कि इस देश के सारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो एक नए अलग राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो? जय भीम साथियों, जैसा कि हमें पूर्व साथी ने बताया, बाबा साहब के मिशन के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान जो हालात हैं बाबा साहब के मिशन को लेके, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के मिशन को लेकर जो भी नेता थे हमारे, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को, एक समय था कि उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस देश में क्रांति का सूत्रपात किया था, लेकिन धीरे धीरे उस मिशन का हश्र होता गया, उन नेताओं का नैतिक पतन होता गया और उन्होंने या तो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता किया, मनुवादी ताकतों के साथ समझौता किया, या वो किसी लोभ लालच में आकर, दबाव में आकर उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया।
और आज वो ही शक्ति है जो सांप्रदायिक शक्ति देश पर राज कर रही है, प्रदेश में राज कर रही है, उनको अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। अन्यथा ये दिन नहीं आता कि आज सांप्रदायिक शक्ति दिल्ली पर राज करती, और ये केवल उन्हीं बाबा साहब के मिशन के लोगों के गद्दारी की वजह से है। सामाजिक न्याय के प्रति उन्होंने धोखा किया है। जिंदगी भर उन्होंने सामाजिक न्याय और बाबा साहब के मिशन के लिए काम किया। जैसा कि बिहार के अंदर जो रामविलास पासवान थे, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया था बाबा साहब के मिशन के लिए, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने जो समझौता किया। दूसरा, दक्षिण भारत के अंदर रामदास अठावले हैं, उन्होंने भी जिंदगी भर ऐसा ही करते हुए बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी को उन्होंने चलाया, और उसी पार्टी को आज सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में रख के सरेंडर करके हुए लोभ लालच में पड़ के उन्होंने इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, बाबा साहब को मानने वाली जनसंख्या, उनके साथ उन्होंने धोखा किया है। उनको उनका जो मिशन है उस मिशन को मझधार में डाल दिया, क्योंकि हमने इन लोगों पर विश्वास किया था कि ये मिशन को लेके जाएंगे आगे और देश को एक नई दिशा देंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे लोगों ने इन लोगों के साथ सहयोग करते हुए और अंधकार में रहा। तो साथियों, जहाँ तक आपने बताया कि एक नई पार्टी की स्थापना के लिए, तो मेरा जो मानना है, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर देश के अंदर वैसे ही बहुत सी पार्टियां बन चुकी है और उनके मिशन पर नहीं चल रही है, क्योंकि पार्टी ऐसी चाहिए जो मिशन पर चले, किसी मिशन से भटकाव नहीं हो, तभी वो सक्सेस हो पाएगी। यूपी, बिहार, बंगाल, इधर बहुत सी जगह बाबा साहब को मानने वाले, यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो देश की प्रमुख जो बड़ी पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो भी बाबा साहब को मिशन को आगे रख के, उनकी तस्वीर को आगे रख के काम कर रही है, लेकिन उनके विचारों में, उनकी कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ भाजपा है जो संविधान को बदलने की बात करती है, संविधान को नहीं मानने की बात करती है। उनके जो नेता हैं वो अनाप शनाप संविधान के विरुद्ध बयान देते हुए अपनी निष्ठा बताते हैं कि हम संविधान को भी मानते हैं और मनुस्मृति को भी एक हाथ में रख के इन्होंने वो देश में राज करने की बात कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है, कांग्रेस का भी जो चरित्र है वो छुपा हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद भी उन्होंने संविधान को कितना माना कितना नहीं माना, वो हम लोग अच्छी भली बाती हैं, लेकिन आज वो भी संविधान को हाथ में रख के, आगे रख के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर रही है। तो साथियों, मिशन पर चलना और बाबा साहब के कार्यक्रम पे चलना बहुत अलग अलग बात है। तो मैं इन दोनों ही बातों से मैं असहमति प्रकट करता हूं कि मिशन पर चलने वाला ही व्यक्ति, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे राजनीतिक ये सामाजिक संगठन हो, वही बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चल सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण, जैसे आप अपन मानते हैं कि ये जो छुआछूत की या अस्पृश्यता की समस्या है ये 5000 सालों से चल रही है, लेकिन आज उसका रूप बदल चुका है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो हमारे या चीफ जस्टिस हो, ये भी अन्याय और अत्याचार का सामना कर रहे हैं। और साथ में जो हरियाणा के आईपीएस हैं पूरण कुमार, उनको भी अन्याय और अत्याचार की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको सर्विस में मिल जाएंगे, गांवों में मिल जाएंगे। तो उस और हमें ध्यान देते हुए मिशन को आगे बढ़ाना है, न कि राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि पार्टियों ने समझौता किया है। बसपा, मायावती जी की बसपा है, आप यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही हुई, लेकिन आज सबके सामने है कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को आर्थिक लाभ भी पहुंचाया है, राजनीतिक मदद भी दी है। तो ये धोखा हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसके लिए हमें अपने मिशन को, बाबा साहब के मिशन को
मजबूती से तैयार करते हुए हमें इस राह पर चलना होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सालवी साहब, बहुत सारी बातें आपने कही और ये बात सही है कि राजनीतिक दलों ने अंबेडकर जी का खाली नाम लिया है, बल्कि उनके सिद्धांतों और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से काम नहीं किया है। तो ऐसे में एक मिशन के तहत ही इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाल के चुनावों में भी हम देख रहे हैं, बिहार में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब के नाम पर प्रधानमंत्री अपनी सभा में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, क्योंकि उनको बिहार में और कोई चारा दिखता नहीं है। सरकार गिराने में इन्हीं का रोल था। उनका नाम लिए बिना वो अपनी राजनीति वहन नहीं कर सकते। तो ये बात समझने की है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने इस समय है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जैसा डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी ने भी कहा। और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को याद करने का समय है। जो भी लोग उनको मानने का दावा करते हैं, वही टेस्ट है, उनका जो परीक्षण है वो इसी आधार पर होगा कि वो उन प्रतिज्ञाओं में से कितनी प्रतिज्ञाओं का पालन कर पाते हैं। आज की बातचीत को निष्कर्ष पर ले जाने के लिए मैं एक बार फिर वापस हिम्मत सेठ साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस बातचीत का समाहार करें। नहीं, बातचीत तो अच्छी हुई, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। और लेकिन मैं सोच रहा था कि आज के जो नेता हैं, जैसे रामचंद्र जी ने काफ़ी लोगों का नाम भी लिया और कहा भी, बाकी लोगों ने नाम लेने में परहेज किया। अब बिहार में जैसे आप देखिए कि रामविलास पासवान का नाम लिया आपने, और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, इतना लंबा एक तिलक निकालते हैं, हाथ में जो है पता नहीं कितने लच्छे पहन करके और घूमते हैं, और बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब ने तो नहीं कहा था ये, बाबा साहब ने तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए कहा था भाई। और आज क्या हो गया है, सारे दलित नेताओं में, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पासवान जी की बात नहीं है, उनके पोते खुद प्रकाश अंबेडकर क्या कर रहे हैं, और अठावले साहब तो बिल्कुल भाजपा ही उनको जो है आरएसएस वहाँ भेजती है राज्यसभा में। तो सारे लोगों का एक उद्देश्य हो गया कि हम कैसे भी नेता बन जाएं, हमारी जो दलित साहित्य जो कौम है, या जो दलित लोग हैं, या दलित जनता है, वो चाहे उनके साथ चाहे जो अत्याचार हो, हमको सिर्फ अपना नेता बनना है। और वो मायावती जी भी कर रही हैं, प्रकाश ये चिराग पासवान भी कर रहे हैं, कुशवाहा भी कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। और मतलब कुल मिलाकर के ये है कि सब लोग खुद नेता बनना चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। और भाजपा को ये सूट कर रहा है, भाजपा को ये इसलिए सूट कर रहा है, मनुवादियों को इसलिए सूट कर रहा है, ब्राह्मणों को इसलिए सूट कर रहा है कि एक जने को नेता बना दिया, उसके बाद जो है वही मनुवाद जो है उन्हीं के थ्रू लागू करवा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी जो विडंबना है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करना भी, वहाँ नेता बनने के लिए हमने अपने विवेक का इस्तेमाल करना भी भूल गए, छोड़ दिया। क्योंकि मनुवाद को आप मतलब सारी अपोजिशन पार्टियां जितनी भी है, या जो एनडीए गठबंधन है, वो निजीकरण का सहयोग कर रहा है ना भाई, वो शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन का सहयोग कर रहा है ना, वो कहाँ है उसका विरोध कर रहा है। अगर इन सब चीज़ों का, बाबा साहब की शिक्षाओं का या डॉक्टर लोहिया की बातों का अगर थोड़ा से भी असर हो, तो एक दिन नहीं चल सकती ये एनडीए की सरकार, एक दिन। क्योंकि हर कदम पर जो है ना लफड़ा है। 1000 एकड़ जमीन बिहार में 1 रुपये एकड़ में अडानी को अलॉट कर दिए अभी, 35 साल के लीज पे या 50 साल के लीज पे, जो भी। और अगर वहाँ पर जो भूमि सुधार, जो चट्टोपाध्याय की वो रिपोर्ट आई, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ज़मीन कहाँ है। अरे
मेरे यहाँ पे भी हमारे यहाँ शिव किशोर जी जब यूआईटी में चेयरमैन थे, तब मैं एक बार गया था उनके पास कुछ लोगों को लेकर के कि भाई इनको ज़मीन दो आप। तो उन्होंने कहा हिम्मत जी ज़मीन कहाँ है। मैंने कहा शिव किशोर जी आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि अब पैदा कर होने वाला बच्चा तो ज़मीन पे रहेगा ही नहीं, वो तो आकाश में ही लटकेगा, क्योंकि ज़मीन तो है ही नहीं आपके पास। तो ज़मीन तो आप निकालोगे तो निकल जाएगी, और आप जो है वहाँ पर टेनिस एकेडमी के लिए और पता नहीं गोल्फ के लिए और किस किस के लिए आप ज़मीनें अलॉट कर रहे हो, और रहने के लिए ज़मीन नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें है। खैर लंबा काफ़ी हो जाएगा। तो मेरा मतलब यही था कि आज के दलित नेताओं के ऊपर भी हमको देखना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए। अंबेडकर साहब जो कर गए वो तो एक मिसाल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब पूरे इतिहास में कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये परिपाटी सही कहा आपने खींची साहब, महावीर से बुद्ध से चली आ रही है। बीच में कबीर आए, नानक आए, और ये अपने पेरियार आए, अपने ये ज्योतिबा फूले आए, सावित्रीबाई फूले और नासिरा शेख, इन सब ने भी वही काम किया। वही समता का जो आंदोलन था उसी को आगे बढ़ाया इन सारे लोगों ने। लेकिन आज हम समता के आंदोलन के साथ एक ऐसा षड्यंत्र पूर्वक काम देख रहे हैं कि नाम तो समता का ले रहे हैं, नाम संविधान का ले रहे हैं, और काम प्राइवेटाइजेशन का कर रहे हैं ना, काम जो है ज़मीनें बेचने का कर रहे हैं, काम जो है हम अपनी इंडस्ट्री को बेचने का कर रहे हैं। अब आप देखिए अभी अमेरिका से वो ट्रेड डील होने वाली है, अब हमारे प्रधानमंत्री इतने डर गए हैं ट्रंप से कि उसके सामने ही नहीं जाते। अभी मलेशिया जाना था उनका, पहले तो कहा जाऊंगा, लेकिन बाद में देखा कि वो ट्रंप साहब आ रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब हालत क्या हो रही है हमारे देश की। तो अब काफ़ी लंबा हो गया है, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको। बात अंबेडकर पे फिर हम और आगे करेंगे और समझेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। हल तो खैर अगर हम उनकी बातों को स्वीकार करने लग जाएं और अपने आप पे लागू करने लग जाएं तो हल हो जाएगी समस्याएं। तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे और इस चर्चा में भाग लिया। कुसुम मेघवाल जी, पीएस खींची और रामचंद्र जी और हमारे हेमेंद्र चंडालिया जी, और आप सब लोग भी अंत तक सुनते रहे, उसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आप किसी विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं, हमारे मतलब हम सब लोगों के अगर विचार जानना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।